Good morning, all of you. In previous video, we read about the unemployment. देखें पिछले जो वीडियो में हमने जो है बेरोजगारी के बारे में पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट की हमने एक डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने जो है बेरोजगारी की एक परिभाषा को देखा कि बेरोजगारी आखिर हम कहते किसको हैं। तो यहाँ पर हमने देखा when people who are willing to work at the going rate cannot find job, कि जब व्यक्ति क्या करता है, कार्य करने की इच्छा करता है परंतु उसे क्या नहीं होता है, उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को फिर हम क्या नाम देते हैं? ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी का नाम यहाँ पर देते हैं। हमने बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में भी देखा है। मोस्टली हमने जो है इंडिया के जो है परिदृश्य में जो है भारत के संदर्भ में जो है ये बेरोजगारी के बारे में बात की। ठीक है, जब हमने बेरोजगारी के बारे में बात की तो हमने ये चीज़ देखा कि भारत में मुख्य रूप से जो है बेरोजगारी ग्रामीण स्तर है, रूरल लेवल और शहरी स्तर यानी कि अर्बन लेवल पर है, और इनके जो टाइप्स हैं वो भी अलग अलग है, इनके जो प्रकार हैं वह भी भिन्न भिन्न हैं। और हमने देखा कि जो रूरल लेवल पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल लेवल पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रामीण क्षेत्र पर ग्रामीण स्तर पर जो बेरोजगारी है वो किस टाइप की होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है सीजनल एंड डिस्गाइज यानी कि मौसमी अथवा छिपी हुई बेरोजगारी जो है ग्रामीण स्तर पर पाई जाती है। जबकि हमने जब शहरी क्षेत्रों के बारे में बात किया, शहरी क्षेत्रों के बारे में जब हमने बात की अर्बन एरिया की जब हमने बात की तो हमने इसमें देखा कि मोस्टली जो है एजुकेटेड या शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जो कई लोग हैं जो कि एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको क्या होता है उस टाइप में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, जॉब नहीं मिल पाता है जो उनको सूट होता है या जो उनको मतलब उनके योग्य होता है, योग्यता के अनुसार एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा एक एज फैक्टर के बारे में भी हमने बात की है, आयु सीमा के बारे में भी हमने बात की। एज फैक्टर के बारे में हमने बात करते हुए देखा कि 15 ईयर टू 59 ईयर ये वो एज ग्रुप है। देखें कौन सा 15 टू 59 ईयर ये वो एज ग्रुप है, ये वो आयु वर्ग है जिसमें क्या होता है इंडिया में जो है एम्प्लॉयमेंट या रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को रखा जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई कई लोगों को जब रोजगार नहीं मिल पाता है, कई लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके कोई दुष्प्रभाव होते हैं? बिल्कुल भाई, अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट निकल कर आते हैं, उसके कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से निकल कर आते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे, बेरोजगारी के दुष्प्रभावों की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले जो इसका इफेक्ट आता है वो आता है मैन पावर का। सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट आता है, साइड इफेक्ट आता है वो किस पर आता है? वो मैन पावर पर आता है, यानी कि मानव शक्ति पर आता है कि किसी भी राष्ट्र की, किसी भी नेशन की जो मैन पावर है अगर उसके पास में क्या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, तो फिर वो क्या होगी? वो वेस्टेज होगी। वो क्या होगी? वो वेस्टेज होगी, वो खराब होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। देखें कि मानव संसाधन जो है, मैन पावर रिसोर्स जो है
में, किसी भी राष्ट्र के पास में, अब जैसे मान लो कि हम हमारी फैमिली का बहुत छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी फैमिली में जो है 10 मेंबर हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर भाई 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स आर इन आवर फैमिली, ठीक है। 10 में जो सदस्य हैं वो हमारे परिवार में निवास करते हैं। अब इन 10 सदस्यों में से जो है 4 जो मेंबर हैं, ये 4 जो मेंबर हैं वो ऐसे हैं कि जिनका एज ग्रुप जो है 15 to 59 है, ठीक है। 15 से 59 वर्ष है। अब इनमें से अगर मान लो ये चारों के चारों रोजगार करते हैं, एम्प्लॉय है, अगर मान लो चारों के पास में जो है एम्प्लॉयमेंट है, चारों के पास में यदि रोजगार है, तो क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत स्टेबल होगी, साउंड होगी, है कि बहुत दृढ़ होगी, मजबूत होगी। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये चारों के चारों ही जो है क्या कर रहे हैं, इनकम सोर्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, आय के साधन बने हुए हैं, इनकम सोर्स बने हुए हैं। बट जब मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि अगर इन 10 में से 4 ना होकर यहाँ पर केवल 2 ही मेंबर हैं कि जो एम्प्लॉय हैं, जो रोजगार करते हैं, जिनके पास में जॉब है, तो क्या होगा? अब देखें कि पहले वाली कंडीशन में तो इन 4 व्यक्तियों पर, इन 6 व्यक्तियों को सर्वाइव करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। इन 4 व्यक्तियों पर, कितने व्यक्तियों पर? 4 व्यक्तियों पर जो है 6 व्यक्तियों का जीवन चलाने की जिम्मेवारी थी। बट अब मैंने यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी है, ठीक है, कि केवल 2 व्यक्ति हैं और सर्वाइव 8 जने करने वाले हैं। क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो डावाडोल हो जाएगी, है वो कैसी हो जाएगी? वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ जो है खराबी पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन पावर है, ठीक है, मेन पावर जो रिसोर्स है वो किस तरीके से बेस्ट होती है। अब भाई देखो कि यहाँ पर जो हमारे पास में एम्प्लॉय पर पर्सन है, ठीक है, कि कितने हैं कि 2 हैं, ठीक है, 2 यहाँ पर एम्प्लॉय पर्सन है। अब बाकी यहाँ पर जो 8 हैं, 8 जो सदस्य हैं, 8 जो कैंडिडेट हैं, 8 जो मेंबर हैं, उनकी जो मेन पावर है, उनकी जो मानव शक्ति है वो क्या है? वो हमारे लिए यूजलेस है, यूजलेस है, अनुपयोगी है। अनुपयोगी क्यों है? क्योंकि उनके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास में कोई ऐसा अवसर नहीं है, उनके पास में ऐसा कोई जॉब नहीं है जो कि जिसके माध्यम से वो कंट्रीब्यूट कर सके, है किसमें कंट्रीब्यूट कर सके? हमारी इकोनॉमी में, है हमारी अर्थव्यवस्था में वो अपना योगदान दे सके। तो उसी तरीके से हमारे नेशनल लेवल पर भी आ जाती है बात, है नेशनल लेवल पर भी आ जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी आ जाती है कि जितनी ज़्यादा मैन पावर को हम एम्प्लॉयमेंट में यूज देंगे, जितनी ज़्यादा मैन पावर हमारे एम्प्लॉयमेंट में यूज में आएगी, हमारी जो इकोनॉमी है उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा मैन पावर रिसोर्स अगर मान लो कि हमारे इकोनॉमिक में, हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में, या यूँ कहूँ कि रोजगार के क्षेत्र में पीछे होगी, पिछड़ी हुई होगी, बैकवर्ड होगी, तो उतना ही उनका नुकसान होगा, उतना ही उनका वेस्ट होगा, है। अब हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं, भाई देखें कि हमारे पास में मैन पावर का तो वेस्ट होता ही है, मानव संसाधन को क्षति तो पहुंचती ही है। इसके साथ साथ और क्या होता है? मानव संसाधन को क्षति पहुंचने के साथ साथ टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, यानी कि आर्थिक अधिभार में वृद्धि होती है, आर्थिक अधिभार में वृद्धि होती है, मतलब कि जो इकोनॉमिक रेट है, आर्थिक जो वजन है वो बढ़ता जाता है, बिल्कुल बढ़ता जाता है। अभी भी जैसा कि हमने देखा कि भाई कि अगर एक परिवार के 10 सदस्यों में से अगर 4 सदस्य कमाई करते हैं, 4 सदस्य यदि कमाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? और जब 2 सदस्य कमाई कर रहे होते हैं तो क्या
है इसके बारे में अभी अभी हमने बात की है। ठीक है, हम एक बार और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखें भाई, देखें कि हर किसी की नीड होती है, रोटी कपड़ा और मकान है, फूड क्लॉथ एंड हाउस है, हर किसी की नीड होती है, हर किसी की नीड होती है। अब हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रोटी कपड़ा और मकान की जो नीड है, जो आवश्यकता है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, तो हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं एम्प्लॉयमेंट है, हमें जो है रोजगार चाहिए होता है। ठीक है, अब अगर मान लो, जैसे मान लो कि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए, इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो है गवर्नमेंट भी जो है अपने एफर्ट लगाती है, सब कुछ जो होता है, लेकिन क्या होता है कि अब जैसे मान लो अगर यहाँ पर पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉय है, बेरोजगार है, उनकी काउंट अगर कम होगी तो गवर्नमेंट सक्सेस हो जाएगी। किस चीज में सक्सेस हो जाएगी कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको उस क्षेत्र में लगाने के लिए कि जिसके माध्यम से वो क्या कर सके, अपने अनएम्प्लॉय पर्सन्स को एम्प्लॉयड पर्सन के रूप में चेंज कर सके, बदल सके। बट अगर ये कंडीशन चेंज हो, अगर ये जस्ट ऑपोजिट कंडीशन हो कि ऐसे पर्सन्स की काउंट ज्यादा है कि जो अनएम्प्लॉय हैं, जो अनएम्प्लॉय है और एम्प्लॉयड पर्सन की काउंट जो है वो कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ओवरलोड आएगा, आर्थिक अधिभार पड़ेगा, आर्थिक वजन पड़ेगा है। आर्थिक वजन क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो व्यक्ति रोजगार सहित नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है एम्प्लॉय बनाना की कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी है। अब ये तो गवर्नमेंट की रूल जो है रूल पे डिपेंड करता है, या यूँ कहूँगे पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी सक्सेस होती है। अगर मान लो अनएम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉय की मेंबर्स की काउंट ज़्यादा है, तो नेचुरल है कि इकोनॉमिक ओवरलोड भी ज़्यादा होगा, आर्थिक अधिभार भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्थिक अधिभार अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बैकवर्ड कॉजेज ऑफ इकोनॉमी, बैकवर्ड कॉजेज ऑफ इकोनॉमी यानी कि आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा? आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बनेगा कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि इसका सीधा जो इफेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पर आएगा है। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी होगी, तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो व्यापार है हमारा जो बिजनेस है वो उसकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी, और अगर उसकी स्थिति गड़बड़ाएगी तो इसका सीधा इफेक्ट फिर किस पर आएगा? इकोनॉमी पर आएगा। और क्या आएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बैकवर्ड होती चली जाएगी। ये कैसे? इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से देख सकते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन कैसे आएगा। कि मान लो एक परिवार ए है, ठीक है, ए मिस्टर ए का एक परिवार है कि जिसकी में क्या था कि भाई जिसमें जो है ए बी सी और डी ये 4 मेंबर थे, ठीक है, 4 मेंबर थे और मिस्टर ए जो है वो क्या करते थे, अपनी जो इकोनॉमी है उसको मूव कराने में, उसको गति देने में अपना योगदान देते, अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। अब अगर मान लो मिस्टर ए को कुछ भी हो जाता है, मिस्टर ए को अगर कुछ भी हो जाता है तो उन पर डिपेंड जो व्यक्ति थे, उन पर जो आश्रित व्यक्ति थे, उनको भी क्या होगा, उन पर भी साइड इफेक्ट आएगा, उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पर देश पर समझने की कोशिश करते हैं, देश में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है, ठीक है, उसकी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। अब इन 1 लाख पॉपुलेशन में से, इस 1 लाख की जनसंख्या में से मैं ये कहता हूं कि 60,000 जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो एम्प्लॉय थे, वो उनके पास में रोजगार था और अच्छी खासी रोजगार था, ठीक है। 40,000 जो लोग थे, 40,000 लोगों में से भी जो है 30,000 लोगों के पास में ऐसा एम्प्लॉयमेंट था, ऐसा रोजगार था कि जिससे वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा सकते थे, उनका जीवन निर्वाह चल सकता था। बट अब क्या हुआ, कुछ एपिडेमिक आई, कुछ जो है महामारी आई, कोई भी एक्सवाइजेड महामारी हो सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति थे जो कि किसी कंट्री की इकोनॉमी में अपना जो है कंट्रीब्यूशन देते थे, योगदान देते थे, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या हुआ कि इनमें से कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ की डेथ हो गई, कुछ जो है डिसेबल हो गए, अयोग्य हो गए, असक्षम हो गए, तो अब यहाँ पर ये इफेक्ट किस पर जाएगा, ये सीधा प्रभाव जाएगा यहाँ इसकी इकोनॉमी पर, ठीक है। इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट कैसे जाएगा कि पहले जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था वो यहाँ से हो रहा था और यहाँ से हो रहा था, ठीक है। अब जब कोई प्रोड्यूसर ही नहीं रहा, कोई उत्पादन करने वाला ही नहीं रहा है, तो क्या होगा कि जो सर्कल है वो नहीं चल पाएगा, प्रोडक्शन का जो सर्कल है वो रन नहीं कर पाएगा। और अगर वो रन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि उसका सीधा इफेक्ट इकोनॉमी पर आएगा कि जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड हो जाएगी, वो अर्थव्यवस्था पिछड़ जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो अर्थव्यवस्था पिछड़ गई, अगर इकोनॉमी बैकवर्ड हो गई तो क्या होगा, तो इसका सीधा इफेक्ट आएगा समाज पर, सोसाइटी पर, है। और वो सोसाइटी क्या इफेक्ट आएगा, many evils are heroes, है कि कई सामाजिक बुराइयों का यह कारण बनेगा। सामाजिक बुराइयां जैसे कि भाई चोरी चकारियां होने लग जाएंगी, लोग जो है शराब वगैरह पीना स्टार्ट कर देंगे, और समाज में कई इस तरीके की जो है लूट खसोट जैसी स्थितियां बनने लग जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या किया जाए कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब मेजर्स टू प्रिवेंट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को रोकने के उपायों के बारे में हम बात करेंगे, बेरोजगारी को रोकने के उपायों के बारे में हम बात करेंगे। और इन उपायों में सबसे पहला जो उपाय है, सबसे पहला जो मेजर है वो क्या आ रहा है हमारे सामने, वो आ रहा है कि भाई कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, है कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, ये जो जनसंख्या है उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, जनसंख्या को नियंत्रित करना। अब भाई इसका क्या होगा कि अगर मान लो हम चलो भाई हम जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को जो है रोकने में, प्रिवेंट करने में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जनसंख्या को अगर हम नियंत्रित करते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास में संसाधन हैं, उनको हम फिर क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, उनसे यूज कर पाएंगे। तो भाई संसाधनों के कंपेयर में, रिसोर्सेज
रिसोर्सेज के कंपेयर में, संसाधनों की तुलना में अगर जनसंख्या कम होगी या संसाधनों के बराबर होगी है तो क्या होगा, संसाधनों का, रिसोर्सेज का जो है यूज ठीक ढंग से हो पाएगा, ठीक है, उसका जो यूज है वो अच्छे से हो पाएगा है। और हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा नहीं है, अगर मान लो संसाधनों की तुलना में, रिसोर्सेज के कंपैरिजन में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है, तो फिर हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम हमारे रिसोर्सेज का ठीक ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे, हम हमारे संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन है, यानी कि रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को रोकने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस से हमारा पीछा छुड़वाने के लिए, बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है, भावी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है उसे कुछ इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए, कुछ इस तरीके की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि जिससे उसको क्या हो सके, उसको कम से कम इतना रोजगार मिल सके कि वो अपने जीवन को ढंग से चला सके, ठीक है। और ये कब होगा, जब उसे हम एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जब उसे हम रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करेंगे, कि जैसे मान लो कि शिक्षा के साथ साथ हमने जो है उनको थैला बनाना सिखा दिया, या कोई और क्राफ्ट वर्क सिखा दिया, कोई और जो है उत्पादक वस्तुएं बनाना वाला काम हमने उनको सिखा दिया, तो इससे क्या होगा, वो अपने रोजगार के अवसर खुद ही ढूंढ पाएंगे हैं। और सबसे नेक्स्ट लास्ट आ रहा है, टू प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ठीक है। अधिक से अधिक अगर रोजगार के अवसर होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या से हमको छुटकारा मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पॉवर्टी एज ए चैलेंज के बारे में बात करेंगे, गरीबी एक चुनौती के रूप में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।